हेलो दोस्तों, ब्राइट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह लेकर आए हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि 10th क्लास बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन इस सेट में आपको 125 टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन 125 है, जो केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वैसे क्वेश्चन का संग्रह है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है, पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन एक अवकारक है। निम्नलिखित में कौन एक अवकारक है। तो अवकारक के रूप में यहां पर H2S हो गया, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड इसको बोल सकते हैं। H2S जो है ये अवकारक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो होता है एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। श्वसन जो है एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। इसका जवाब हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि श्वसन जो है, श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में कर विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में संपूर्ण कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः बाहरी वातावरण में निकाल दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, और श्वसन जो है एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक यहां पर हो जाएगा O2। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक हो जाएगा O2। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समीकरण CaCO3 जो सॉलिड के रूप में है, यहां थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ये हो जाएगा आपका 2, यानी ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। तो यहां पर जैसा कि देख रहे हैं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो यह बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में यह टूट जाता है। यानी वियोजन अभिक्रिया कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़े यौगिक के अणु टूटकर छोटे छोटे यौगिक अर्थात अणुओं का निर्माण करते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अतः यहां पर आप देख रहे हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको जब गर्म कर रहे हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में बन रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा यौगिक टूटकर दो छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण कर रहा है, अतः यह हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को ही हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, विखंडन भी बोल सकते हैं। विखंडन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है Fe2O3 तो ये बना रहा है Al2O3 प्लस Fe। यानी इसका जवाब जो हम देखेंगे क्या कह रहा है कि Fe2O3 यानी फेरस जो है एल्युमिनियम से फेरस जो है अधिक क्रियाशील होने के कारण यह क्या करता है, एल्युमिनियम जो है फेरस को यहां से प्रतिस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, और विस्थापित करने के बाद ये Al2O3 बना लेता है। ठीक है, अतः यह एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व दूसरे तत्व को किसी यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, वहां से हटा देते हैं और एक नए यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो यह आप देख रहे हैं कि इसका जवाब हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन में भी अगर कहा जाए तो एक ऐसा विस्थापन है तो एकल विस्थापन है, एकल विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन में भी कैसी अभिक्रिया है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि CuSO4 और Zn, तो ये बना रहा है यानी CuSO4, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं CuSO4 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में यहां कह रहा है कि कॉपर सल्फेट कह रहा है CuSO4, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब जिंक को डाला जाता है तो ये बनाता है जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर। ठीक है, यानी यहां भी जैसे अभी पहला क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखे तो विस्थापन अभिक्रिया थी, यहां भी वही है। जिंक जो है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब जिंक को डाला जाता है तो ये जिंक जो है कॉपर को क्या कर दे रहा है, यहां जिंक जो है इस कॉपर को यहां से विस्थापित कर दे रहा है। अतः यह देख रहे हैं कि अभी क्या है, एक विस्थापन अभिक्रिया। यह क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। इसका जवाब क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसे जवाब हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। शाक सब्जी को विघटित होकर, और ये क्या बोलता है, विघटित होता है यानी वह सड़ता गलता है तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक है? निम्नलिखित में कौन क्षारक है? तो देखिए क्षारक जान रहे हैं, क्षारक किसे कहते हैं, क्षार। क्षार यानी क्षारक यानी क्षार, इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्षारक यानी क्या हो गया, क्षार, इसको बोलेंगे हम बेस बोलते हैं। तो देखिए क्षार जो होता है स्वाद में यह कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। क्षार क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। और ये क्षार जो होता है, ये क्षार नीले लिटमस लाल लिटमस पत्र को, या लाल लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और क्षार जो होता है ये जल में जब घुलता है, अर्हेनियस ने कहा था कि क्षार जल में घुलने पर, जल में घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। ये अर्हेनियस का कथन था कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने के बाद OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन क्षार है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा जिंक ऑक्साइड जो है ये क्षार है। इसका जवाब हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो पीएच मान में आप समझिए कि यहाँ पर पीएच जो है, पीएच स्केल, ठीक है, पीएच पैमाना कहिए या पीएच स्केल कहिए। तो इसके पीएच स्केल जो देख रहे हैं, ये पीएच स्केल का खोज जो है, इसका पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन ने, पीएच स्केल का खोज किसने किया, सोरेनसन ने किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। और पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन की गणना करता है। हाइड्रोजन की यह गणना करता है। पीएच जो है यह हाइड्रोजन की गणना करता है। हाइड्रोजन की गणना करता है। हाइड्रोजन की गणना, ठीक है। यानी पीएच पैमाना या पीएच स्केल जो है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को दर्शाता है। तो ये पीएच जो हो गया, पीएच स्केल की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहां पर देखेंगे जैसा कि ये पीएच स्केल, जैसे ही मान लेते हैं कि यह पीएच स्केल है, ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होता है
और 14 पर जाकर खत्म होता है, यानी बीच में हो गया, यहां 7 हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये 7 से कम हो गया, ये 7 से ज्यादा हो गया। ठीक है, ये हो गया 7 से कम, ये हो गया 7 से, इधर हो गया, यहां इधर हो गया 7 से कम, 7 से कम, फिर 7 से अधिक, 7 से अधिक, और ये हो गया 7 के बराबर, 7 के बराबर। तो जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है, यानी 7 से ये अधिक वाला जो देख रहे हैं, ये इसकी विलयन की प्रकृति जो हो जाएगी वह हो जाएगी क्षारीय, यानी स्वाद में ये क्या होगा, कड़वा होगा। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, यह वह उस विलयन की प्रकृति हो जाएगी अम्लीय, विलयन की प्रकृति अम्लीय। और जिस विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होगा वह होगा उदासीन। जिस विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है वह क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा उदासीन। ठीक है, तो देखिए पीएच स्केल पर कुल जो अंक अंकित होते हैं, पीएच स्केल पर कुल अंक अंकित जो होते हैं, कुल अंक जो होता है, कुल अंक पीएच स्केल पर कुल अंक जो होते हैं, वह कुल अंक जो होते हैं 0 से लेकर 14, अर्थात हम कह सकते हैं कुल 15 अंक अंकित होते हैं, कुल 15 अंक अंकित होते हैं। ठीक है, तो देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान क्या कह रहा है, 7 के बराबर होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 के बराबर होता है। इसका जवाब ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो अभी जैसा कि हम देख रहे थे कि जिस विलयन का पीएच मान जो होता था 7 से कम होता था, 7 से कम, ठीक है, यह अम्लीय था, ये क्या था, अम्लीय था, 7 से कम अम्लीय। 7 से अधिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्षारीय, और 7 के बराबर जो देख रहे हैं ये हो जाता है उदासीन। अभी थोड़ी देर पहले इस चीज को देखें, तो ये उदासीन हो जाएगा। पीएच स्केल क्या कहता है कि जिस विलयन का पीएच मान 0 के जितना ही करीब होता है वह उतना ही प्रबल अम्ल होता है। तो ये HCl जो है एक प्रकार का ये प्रबल अम्ल है। ये क्या है, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड इसको कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो इसका विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा, 0 के करीब, यानी 0 ही दिया हुआ, ये हो जाएगा 0। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। करा जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं। तो देखिए यहां पर आप जल में घुलनशील क्षारक या इसको हम भस्म भी कह सकते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं, क्षार या भस्म कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वह क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो इसका जवाब कर रहा है धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो इसका क्षारीय होते हैं, क्षारक इसका जवाब हो जाएगा। आप इसको हम बोल सकते हैं क्षारीय भी बोल सकते हैं। ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और इसकी जब पीएच की बात अगर आती है कि इसका पीएच मान कितना हो सकता है धातु के ऑक्साइड का पीएच मान, तो धातु के ऑक्साइड का पीएच मान जो होगा क्षारक है, यानी 7 से अधिक हो जाएगा। पीएच कितना हो जाएगा इसका, धातु का ऑक्साइड का पीएच हो जाएगा 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन अम्ल है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि HCl जो है यह क्या है, यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, ये आप यहां पर देख रहे हैं ये क्या है, इसका जवाब तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे और थोड़ा सा आगे देखते हैं।
इसको क्या कहा जाता है? तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, इसको कली चूना भी कहा जाता है, कली चूना। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये साधारण नमक हो गया, साधारण नमक, साधारण नमक। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है? तो यहां पर ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा नीचे वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है इनमें कौन सबसे अधिक अम्लीय है? अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, अधिक अम्लीय में पढ़े थे, जिस विलयन का पीएच मान 0 के जितना ही करीब होगा वह अम्लीय होगा। तो इसमें सबसे अधिक अम्लीय ये हो गया, सबसे अधिक अम्लीय, सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा, ये अधिक अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक अम्लीय पीएच वैल्यू जो है 1 होगा, अधिक अम्लीय होगा। और सबसे कम अम्लीय जो होगा, इसमें कम अम्लीय देख रहे हैं, तो उसका कम का जवाब हो जाएगा ये कम अम्लीय हो जाएगा, कम अम्लीय हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, कहता है निम्नांकित में कौन लवण है? तो निम्नलिखित में कौन लवण है? तो सोडियम क्लोराइड जो है, यह सोडियम क्लोराइड को ही लवण कहते हैं, सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो है, ये सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, NaCl जो कह रहे हैं, ये सोडियम क्लोराइड जो हो गया, इसको साधारण नमक, साधारण नमक, साधारण क्या हो गया? नमक हो गया, ये हो गया साधारण नमक। ये साधारण नमक जो है सोडियम क्लोराइड क्या हो गया? लवण हो गया, ये क्या हो गया? लवण हो गया। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो होता है वह होता है H2SO4, ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। ठीक है, इसी को किंग ऑफ एसिड कहते हैं, किंग ऑफ एसिड कहते हैं, इसी को तेजाब कहते हैं, इसी को अम्लों का राजा कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र पूछ रहा है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, और तेजाब भी बोलते हैं, और अम्लों का राजा भी बोलते हैं। तो अम्लों का राजा का अणुसूत्र पूछा जाएगा तो क्या होगा? H2SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2SO4। ठीक है, H2SO4। ठीक है, ये अम्लों का राजा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कहा जा रहा है, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या कहा जा रहा है? तो सोडियम कार्बोनेट का NO2CO3 हो गया, ये सोडियम कार्बोनेट, इसका जवाब ये हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो जैसा कि हम पढ़े थे
कि अम्ल जो अब अम्ल के बारे में कह रहा है, देखिए नीले लिटमस पत्र को, तो अम्ल के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि अम्ल क्या होता है। अम्ल, इसको हम एसिड बोलते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ सावर होता है, अर्थात इसका मतलब है खट्टा। तो जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। और अर्हेनियस के अनुसार कहता है, अर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा है, अर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा कहता है कि यह जल में घुलकर, H2O में घुलकर, ठीक है, H प्लस आयन प्रदान करता है, ठीक है। तो अम्ल जो होता है वह क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को, लिटमस, ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल जो है वह क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसका जवाब जो है, अम्ल जो है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी इसका जवाब हो जाएगा ये 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन, इसका जवाब क्या हो गया, इसका जवाब हो गया ये 6, ये सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि NaOH है, क्या है। तो देखिए सोडियम NaOH, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और ये जल में जब घुलेगा तो ये OH माइनस आयन प्रदान करेगा, तो OH माइनस आयन जब प्रदान करता है वह होता है क्षार। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षार, यानी बेस, इसका जवाब हो जाएगा क्षार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल का पीएच मान होता है, जल का पीएच मान क्या होता है। तो देखिए जल जो है, हम लोग साफ जल पीते हैं, साफ जल पीते हैं। कैसा जल पीते हैं, साफ जल पीते हैं। और साफ और साफ में थोड़ा सा सुनने में ये समानता दिखती है, इसका पीएच मान हो जाता है 7, जल का पीएच मान होता है 7। और शुद्ध जल जो माना जाता है वह शुद्ध जल जो माना जाता है वह वर्षा का जल होता है। शुद्ध जल किसको कहते हैं, वह वर्षा के जल को कहते हैं, वर्षा के जल को शुद्ध जल माना जाता है, ठीक है। तो जल का पीएच मान कितना होगा, जल का पीएच मान होता है 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन एक अम्ल है, निम्नांकित में कौन एक अम्ल है। तो स्पष्ट यहां दिखाई दे रहा है HCl क्या है, अम्ल है, ये रिपीट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक्वा मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात क्या कह रहा है। एक्वा मिश्रण में HCl और क्या कह रहा है, HNO3 का मिश्रण का अनुपात क्या कह रहा है। तो देखेंगे यहां पर थोड़ा सा इसको देखेंगे क्या कह रहा है एक्वा के बारे में, ठीक है। एक्वा के बारे में देखेंगे थोड़ा सा क्या कह रहा है। एक्वा, ठीक है, लिखा हुआ है एक्वा रेजिया को ही हम लोग कहते हैं अम्लराज। एक्वा रेजिया को ही क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। और इसका लैटिन नाम जो होता है, लैटिन नाम, एक्वा रेजिया का लैटिन नाम जो होता है वह रोयल जल होता है, रोयल जल होता है। एक्वा रेजिया का लैटिन नाम क्या होता है, रोयल जल होता है। और एक्वा रेजिया को अम्लराज भी कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो आप इसको समझ लेंगे कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसको अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। और एक्वा रेजिया जो है उसको क्या कहा जाता है, अम्लराज कहा जाता है। इसका लैटिन नाम क्या होता है, रोयल जल होता है। अब देखेंगे कि अम्ल एक्वा रेजिया या अर्थात अम्लराज कहते किसे हैं।
तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल के 1 भाग के मिश्रण को हम एक्वा रेजिया कहते हैं। यानी एक्वा रेजिया जो आप यहां पर देख रहे हैं, तो ये 3HCl सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग और एक भाग जो होगा HNO3 जो हो गया, ये नाइट्रिक अम्ल हो गया। इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रिक अम्ल बोलेंगे इसको, ठीक है। ये नाइट्रिक अम्ल हो गया, ये नाइट्रिक अम्ल, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। ये नाइट्रिक अम्ल जो हो गया, तो यहां पर देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग, यानी इसका अनुपात जो हो जाता है 3:1 हो जाता है। कितना हो जाता है इसका अनुपात? 3:1 हो जाता है। इसका जवाब हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और इसमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बातें समझेंगे कि इसी एक्वा रेजिया अर्थात अम्लराज में सोना तथा प्लेटिनम को घुलाया जाता है। इसी एक्वा रेजिया में सोना तथा प्लेटिनम को घुलाया जाता है। यानी इस एक्वा रेजिया आप देख रहे हैं, इसमें किसको घुलाया जाएगा? सोना, इसमें सोना तथा प्लेटिनम को घुलाया जाता है। सोना तथा प्लेटिनम को घुलाया जाता है और इसी एक्वा रेजिया का प्रयोग जो है स्वर्णकार कहते हैं। गहना गलाने में, सोने को गलाने में स्वर्णकार इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक्वा रेजिया या अम्लराज क्या है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल के 1 भाग के मिश्रण को हम एक्वा रेजिया या अम्लराज कहते हैं। और इसका लैटिन नाम जो होता है वह रोएल जल होता है और इसी में सोना तथा प्लेटिनम को आसानी पूर्वक घुलाया जाता है और स्वर्णकार सोने को गलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसका अनुपात कितना है? 3:1 है। और जब ये क्वेश्चन में अगर HNO3 का बात पहले आ जाए और HCl का बात बाद में आ जाए, तो ये हो जाएगा 1:, ये हो जाता है 1:3 के में हो जाएगा। अगर यहां पर क्वेश्चन में HNO3 पहले आ जाए और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बाद में आ जाए, तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो इसके लिए अनुपात हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में चर्चा है पहले कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का चर्चा पहले और नाइट्रिक अम्ल का चर्चा बाद में, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का चर्चा पहले और नाइट्रिक अम्ल का चर्चा बाद में। इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा का या तूतिया का सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। क्या होता है? CuSO4 × 5H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सही है? यहां पर कोई भी सही नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसमें कोई सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर मिस्टेक है, आप इसको यहाँ पर सुधार कर लिख सकते हैं इसको। ये ऑप्शन गलत है, इसको होना चाहिए क्या? CaSO4 हो जाना चाहिए। ये कैल्शियम सल्फेट कहता है। ये क्या कहता है? कैल्शियम सल्फेट। इसमें कोई सही नहीं है, ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप सुधार लेंगे। क्या हो जाएगा? CaSO4 हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। ये नहीं होगा ये सब, ठीक। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये आप मानना है तो कैल्शियम सल्फेट मार सकते हैं, इसका कोई ऑप्शन भी इसमें नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले समझेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता क्या है? तो जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जब गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जब गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो आप यहां पर पहले देखेंगे जिप्सम देखेंगे, ठीक है। जिप्सम जो है, इसका सूत्र होता है जिप्सम का CaSO4 × 2H2O, ठीक है। जिप्सम हो गया CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम हो गया।
इसको 120 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जब गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र यहां दिख रहा है, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, या इसको लिख सकते हैं CaSO4 इंटू 1/2 यानी हाफ H2O। और इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग हड्डियों को जोड़ने में चिकित्सक जो है, डॉक्टर जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जब किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो डॉक्टर इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग हड्डियों को जोड़ने के लिए करते हैं। और इसके साथ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग जो है मकान को नक्काशीदार बनाने में, ठीक है, चिकना बनाने में, और मूर्तियों के निर्माण में, सजावटी वस्तुओं के निर्माण में, खिलौने के निर्माण में करते हैं। लेकिन ज्यादातर महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से ये है कि हड्डियों को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। हड्डियों को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 का होल टू इंटू H2O या CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर यहां पर देखेंगे कि जिप्सम पूछा जा रहा है तो जिप्सम का क्या होगा, CaSO4 इंटू 2H2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा अर्थात खावा सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसी को खावा सोडा भी कहते हैं। खावा सोडा या खाने का सोडा, या खाने का सोडा, खाने का सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा, खावा सोडा या खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या हो जाएगा, NaHCO3। ये हो गया इसका जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं पीएच मान में कि अम्लीय ऑक्साइड जो होता है उसका विलयन का पीएच मान 7 से क्या होता है, वह कम होता है, 7 से कम होता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये अम्लीय हो जाएगा। ये 7 से अधिक कह रहा है तो ये हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा, ये क्षारीय हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा, ठीक है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, जिस विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है वह उदासीन होता है, जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 7 से कम, क्योंकि कह रहा है अम्लीय ऑक्साइड कह रहा है, ठीक है। अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड जो होता है वो धातु होता है। अम्लीय ऑक्साइड क्या होता है, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं ना, धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ठीक है। तो अम्लीय कह रहा है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल का पीएच मान होता है, तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, अम्ल का पीएच मान हो जाएगा क्या, अम्ल का पीएच मान हो जाएगा 7 से कम। अम्ल का पीएच मान क्या हो जाएगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखेंगे यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है संगमरमर, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है संगमरमर। जरा ध्यान देंगे, इसका सूत्र जो होता है इसको समझिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जरा ध्यान देंगे इसको क्या क्या कहा जाता है। तो पहले आप रासायनिक नाम समझिए, इसको कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद इसको कहते हैं चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है। उसके बाद संगमरमर, संगमरमर। उसके बाद इसको हम कहते हैं खरिया, खरिया। इसके बाद इसको कहते हैं चौक। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको कई नामों से जाना जाता है। क्या क्या नाम है, कहता है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, संगमरमर, खरिया, चौक। ये सबका सूत्र क्या होगा, CaCO3। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, CaCO3, यानी मेरा जवाब हो जाएगा CaCO3, ये जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। देखिए चूना पत्थर, अभी यहीं पर थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखिए, यही से क्वेश्चन आए यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो देखिए चूना पत्थर, चूना पत्थर CaCO3, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखें CaSO4,
इंटू 2H2O, ठीक है। संगमरमर का CaCO3 और खड़िया का CaCO3। कौन सा अलग दिख रहा है? इसमें अलग दिख रहा है मेरा क्या? इसमें कौन सा अलग दिख रहा है? मेरा अलग दिख रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भिन्न है, बाकी सब क्या है? सेम है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारे शरीर का पीएच परास, हमारे शरीर का पीएच परास जो है परास के बीच कार्य करता है। कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर का पीएच परास जो है वह 7.0 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है। मेरा जवाब हो जाएगा यहाँ पर दूसरा जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन परबल अम्ल है? तो जैसे परबल अम्ल में हम शुरू में चर्चा किए थे, परबल अम्ल कौन है? जो HCl है उसका पीएच वैल्यू भी क्या होता है? इसका पीएच जो होता है 0 होता है। जिस विलेन का पीएच वैल्यू 0 के जितना ही करीब होता है वह उतना ही अधिक परबल अम्ल होता है, ठीक है। चलिए इसका जवाब क्या हो गया? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो कौन सा पदार्थ लाल को नीला करता है? तो लाल को नीला करता है क्षार, और नीले लिटमस पत्र को क्या लाल करता है? अम्ल करता है। इसका जवाब हो जाएगा क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो इसमें आयनिक यौगिक जो देख रहे हैं वो ये हो गया CaCO4 यानी सॉरी CCl4। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं इसको। CaCl4 को क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसकी अगर संरचना देखें, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की संरचना की अगर हम बात करें तो संरचना हो जाएगा CCl Cl Cl Cl, ठीक है। ये हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका जवाब हो गया आयनिक यौगिक हो गया। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो माना जाता है वो बॉक्साइट को माना जाता है। ये सभी कोई जानते होंगे। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होगा? बॉक्साइट होता है। इसका सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। ये एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क हो गया बॉक्साइट। और हेमेटाइट जो होता है ये लोहा का अयस्क होता है। हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? लोहा का होता है। सीने बार किसका अयस्क होता है? तो सीने बार हो जाता है पारा का अयस्क हो जाता है ना। और गैलेना किसका हो जाता है? गैलेना किसका होता है? गैलेना किसका? एक मिनट। देखिए गैलेना जो होता है ये शीशा गैलेना जो हो गया वो शीशा का अयस्क होता है, शीशा का, ठीक है। तो कह रहा है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। और ये सूत्र याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Al2O3 × 2H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? इसको बोलेंगे हम लोहा। इसको क्या बोलेंगे? लोहा Fe। ये हो गया कॉपर, ठीक है। ये हो गया निकेल हो गया। और ये हो गया एंटीमनी, ठीक है। तो लोहा जो है ये धातु है, कॉपर भी क्या है? धातु है। निकेल क्या है? अधातु है। और एंटीमनी क्या है? उपधातु, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? SB, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है क्लोरीन की संयोजकता क्या है?
क्लोरीन की संयोजकता क्या है, देखेंगे यहाँ पर निकाल ही लेते हैं क्लोरीन की संयोजकता। क्लोरीन जो होता है परमाणु संख्या इसका 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, यानी कक्षा हो गया K, कक्षा हो गया L, कक्षा हो गया M। किसी तत्व के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाती है। तो इसका वैलेंस, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। तो कोई भी तत्व अष्टक पूरा करने के लिए, अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए अपने 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाना चाहते हैं। इसके लिए वह इलेक्ट्रॉनों का लेन देन आदान प्रदान करते हैं। तो जिस तत्व का 12वीं कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं, और जिस तत्व का 12वीं कक्षा में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 होता है इलेक्ट्रॉनों को मांग करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। तो इसके 12वीं कक्षा में जैसा कि देखेंगे कि 12वीं कक्षा में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अतः यह क्लोरीन जो है यह 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी इसकी संयोजकता जो हो जाएगी जो -1 हो जाएगी। क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी संयोजकता -1 हो जाएगी। और ये क्लोरीन जो आप देख रहे हैं, क्लोरीन जो देख रहे हैं ये हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ एलिमेंट के अंतर्गत आता है। हाइड्रोजन ग्रुप, ये क्लोरीन जो है यह हाइड्रोजन ग्रुप के अंतर्गत आता है। हाइड्रोजन ग्रुप के अंतर्गत, इस ग्रुप के अंतर्गत हाइड्रोजन ग्रुप का यह एलिमेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप के अंतर्गत आता है फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन होता है, स्टैटिन होता है ना। तो चलिए इसमें सबसे अधिक क्रियाशील में आ जाता है आपका फ्लोरीन हो जाता है। तो इसका जवाब मेरा ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। शुद्ध सोना को कितने में व्यक्त किया जाता है, 24 कैरेट में शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। इसका जवाब हो जाएगा ख नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे क्या क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जाता है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जाता है। तो देखिए चाकू से काटे जाने वाला, चाकू से हम जो काटते हैं वो 2 तत्वों को काटते हैं, एक होता है सोडियम और एक होता है लिथियम। तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया जा रहा है, लोहा नहीं होगा, सोडियम है ऑप्शन, ये जवाब हो जाएगा। कैल्शियम नहीं होगा, तांबा नहीं होगा। तो मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और एक और चीज समझिए, इसकी परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या भी पूछी जाती है। परमाणु संख्या हो जाएगा क्या, परमाणु संख्या इसका हो जाएगा 11 हो जाएगा। परमाणु संख्या इसका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, इसका संकेत की अगर बात करें हम लोग संकेत का, तो संकेत हो जाता है Na। संकेत क्या हो जाता है, Na। और यह सोडियम जो है, यह सोडियम इसको क्षारीय धातु के अंतर्गत इसको रखा गया, क्षारीय धातु के अंतर्गत। और इसका 72 विन्यास की अगर हम बात करें, इसका 72 विन्यास की अगर हम सोडियम की 72 विन्यास की अगर हम बात करें, तो सोडियम का 72 विन्यास जो होगा वह NS1 के अंतर्गत आता है। ये क्षारीय धातु का 72 विन्यास है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखते हैं तो ये आ जाता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, ये अंतिम कक्षा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो जाता है वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल कर आता है 1, और इसलिए सोडियम जो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके +1 यानी 1 धनायन बनाता है, यानी +1 इस पर संयोजकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। हमने थोड़ी देर पहले देखे थे कि लोहा का अयस्क जो है हेमेटाइट होता है। तो लोहा का संकेत क्या होता है, Fe होता है। ये Fe हो गया, किसका ये हो गया, हेमेटाइट किसका अयस्क होता है, लोहा का होता है। और इसका परमाणु संख्या जो होती है, परमाणु संख्या की अगर हम बात कर ले, परमाणु संख्या की अगर हम बात कर ले, तो परमाणु संख्या जो होती है वह होती है 26 होती है। ठीक है, परमाणु संख्या कितनी होती है लोहे की, 26 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस होता है। तो धातु को जोड़ने में प्रयुक्त गैस जो होता है ना, इथाइन होता है। ठीक है, इसी को एसिटिलीन कहा जाता है। एसिटिलीन कहा जाता है। इसका सूत्र होता है C2H2 होता है। ठीक है, एसिटिलीन, इथाइन या एसिटिलीन होता है। इसकी संरचना की अगर बात करें हम, तो इसकी संरचना हो जाती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हो जाता है
इसकी संरचना हो गई, ये एसिटिलीन की संरचना हो गई। और इसमें ये जो देखते हैं एसिटिलीन की संरचना हो गई, तो इसमें आप देख लीजिए कि ये हो जाता है सिग्मा बॉन्ड, ये हो जाता है सिग्मा बॉन्ड, ये हो जाता है सिग्मा बॉन्ड, ये हो जाता है पाई, ये हो जाता है पाई। यानी सिग्मा बॉन्ड अगर पूछा जाए एसिटिलीन में कितना होगा, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 हो जाएगी। और पाई बॉन्ड पूछा जाए तो पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और टोटल बॉन्ड जो हो गया इसमें, टोटल इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड पूछा जाएगा, ससंयोजी बंधन पूछा जाएगा, तो टोटल बॉन्ड जो हो जाता है इसमें कितना, 3 2 5 हो जाता है। चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात क्या होता है। तो जल जो है, जल का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O होता है। तो यहां पर देखेंगे कि जल का अनुसूत्र जो होता है H2O है, तो इसमें ऑक्सीजन एक छुपा हुआ है। ऑक्सीजन क्या है, एक छुपा हुआ है, इसलिए इसका अनुपात हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। और यहां से एक और चीज समझेंगे भारी जल के बारे में। भारी जल का सूत्र जो होता है वह होता है D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O होता है। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिलिका क्या है। तो सिलिका जो है एक प्रकार का हुआ उपधातु है। सिलिका क्या है, उपधातु है। सिलिका का संकेत होता है SI। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या, अभी देखे थे लोहे की परमाणु संख्या 26 थी। इसका जवाब ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अधातु है। निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो देखिए लोहा जो है, यहां पर लोहा जो है ये धातु है। कार्बन जो हो गया, ये हो गया कार्बन, ध्यान देंगे, ये हो गया कार्बन, ये हो गया अधातु हो गया। कार्बन क्या हो गया, अधातु हो गया। ठीक है, कार्बन अधातु हो गया, नॉन मेटल हो गया। एल्युमिनियम जो है ये क्या है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, एल्युमिनियम जो है ये भी क्या है, मेटल है, यानी धातु है। औरम यानी सोना है, ये भी क्या है, ये भी धातु है। ठीक है, और इसकी परमाणु संख्या की अगर हम बात कर ले तो फेरस की परमाणु संख्या जो होती है इसकी 26 हो जाएगी, इसका 6 हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा, इसका 79 हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो अधातु मेरा क्या है, कार्बन है। अधातु मेरा क्या है, यहाँ कार्बन हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा ये। और कार्बन के यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। कार्बन जो होता है, कार्बन, ठीक है, कार्बन के 3 अप्रूफ होते हैं। कार्बन के कितने अप्रूफ होते हैं, 3 अप्रूफ होते हैं। कार्बन कितने अप्रूफ, 3। एक होता है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा फुल्लेरीन होता है। तीसरा क्या होता है, फुल्लेरीन। ठीक है, तो देखिए इसका जवाब हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। अधातु पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में अगर धातु में पूछा जाए तो धातु में हो जाएगा पारा, और अधातु में पूछा जाए तो ये हो जाता है ब्रोमीन। पारा का संकेत होता है Hg हाइड्रागेरम, ब्रोमीन का बोलते हैं Br। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, अधातु पूछ रहा है, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, तो कमरे के तापक्रम पर 2 अवस्था में पाए जाने वाला धातु पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा
पारा और कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला तत्व में धातु में पूछा गया तो पारा और धातु में पूछा जाएगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन की मिश्र धातु क्या कहलाती है? सोल्डर कहलाती है। सीसा और टीन की मिश्र धातु क्या कहलाती है? सोल्डर कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से चाकू से काटा जाता है, आ गया फिर क्वेश्चन। उससे पहले क्वेश्चन में सोडियम था ऑप्शन, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिथियम ऑप्शन दिया हुआ है। क्या हो जाएगा? चाकू से किसे काटा जाता है? लिथियम को। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, हमने बताया था धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, जरा देखेंगे अम्लराज में घुलता है। यहाँ पर अम्लराज की चर्चा हुई थी, देखिए यहाँ पर अम्लराज, धातु जो अम्लराज में घुलता है तो बताया गया है सोना तथा प्लेटिनम। देखिए यहां पर आप यहां पर देखेंगे आगे चला गया। हाँ, यहां पर देखिए एक्वारेजिया या क्या कहा जा रहा है? अम्लराज। इसमें सोना तथा प्लेटिनम को घुलाया जाता है, सोना तथा प्लेटिनम को घुलाया जाता है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? धातु जो अम्लराज में, धातु जो, ये कहा आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था धातु जो अम्लराज में घुलता है तो क्या हो जाएगा? Au सोना, सोना हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड इसी को कहते हैं, गोल्ड, गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो होता है ना, विद्युत का सर्वोत्तम चालक माना जाता है। और धातु में पूछा जाएगा, धातु में ठीक है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक, धातु में विद्युत का सर्वोत्तम चालक की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी। संकेत हो जाता है Ag। ठीक है, और चांदी जो होता है, चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होने के कारण इसे विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। तो धातु में अगर पूछ दिया जाए विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसे कहा जाता है तो चांदी। और अधातु में पूछा जाए, ग्रेफाइट ये क्या है? अधातु है। अधातु में पूछ दिया जाए विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा पीतल है, क्या है? तो पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु। ठीक है, पीतल क्या है? मिश्र धातु। चलिए आगे बढ़ेंगे। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या जो होती है, सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 11 होता है। सोडियम Na परमाणु संख्या होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप देख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, इसका वैलेंस, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। और संयोजकता की अगर बात करें, सोडियम की संयोजकता की बात करें, संयोजकता, ठीक है, सोडियम की संयोजकता की बात करें तो संयोजकता इसका क्या निकल के आता है? +1, यानी सोडियम पर +1 चार्ज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप देखेंगे कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। आगे अभी क्वेश्चन पहले बताए हैं, अगर धातु में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वह धातु में चांदी को, अधातु में ग्रेफाइट को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र जो होता है वह क्या होता है? P4 होता है। साधारण ताप पर, साधारण ताप पर अणुसूत्र क्या होगा? P4। किसका? फास्फोरस का अणुसूत्र क्या हो जाएगा? P4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहा यानी संक्षरण से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या गैल्वेनीकरण की क्रिया की जाती है। जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन कहता है कि किरोसिन में डुबोकर रखा किस धातु को रखा जाता है? तो किरोसिन तेल में देखेंगे कि किरोसिन तेल में जो होता है या सोडियम को डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। और मैग्नीशियम के फीते को भी किरोसिन तेल में डुबोकर रखता है। क्यों रखा जाता है? इसकी क्रियाशीलता को कम करने के लिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर। प्रश्न ये भी आते हैं कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम अधिक क्रियाशील होने के कारण ना उसकी क्रियाशीलता को कम करने के लिए उसे किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। तो किरोसिन को करा कि किरोसिन में डुबोकर यानी किरोसिन तेल जो होता है किस धातु को रखा जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है, ठीक है। सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड किस धातु का अयस्क होता है? तो बॉक्साइड जो है हम पढ़ चुके हैं एल्युमिनियम का अयस्क होता है और इसका सूत्र फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं Al2O3 × 2H2O होता है, ठीक है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु। तो देखिए धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार क्वेश्चन कह रहा है सक्रियता श्रेणी या धातुओं की क्रियाशील श्रेणी, धातुओं की क्रियाशील श्रेणी, धातुओं की क्रियाशील श्रेणी किसे कहते हैं? तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार बढ़ते या घटते क्रम में अर्थात आरोही अवरोही क्रम में जब सजाया जाता है तो धातुओं की एक जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम धातुओं की क्रियाशील श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु में याद रखेंगे कक्का न मारा, कक्का न मारा, ठीक से याद रखेंगे कक्का न मारा। सबसे अधिक क्रियाशील होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है पोटेशियम के बाद होता है कैल्शियम, उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद आ जाता है मैग्नीशियम। देखेंगे यहाँ ऑप्शन कौन सा दे रहा है और अब नहीं होगा सोडियम, सोडियम पोटेशियम नहीं है, कैल्शियम नहीं है, क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील में कौन आ गया? सोडियम हो जाएगा। लेकिन ऐसे आप याद रखेंगे सबसे श्रेणी उच्च श्रेणी पर होते हैं ये पोटेशियम होते हैं, दूसरा में पहला में पोटेशियम, दूसरा में कैल्शियम, तीसरा में सोडियम और चौथा में मैग्नीशियम। तो ये ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन बेस्ड का क्वेश्चन है तो ऑप्शन में यहाँ सोडियम है, इसलिए जवाब मेरा क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या कर रहा है? पारे का अयस्क है, पारे का अयस्क क्या होता है? सीने बार होता है और इसका सूत्र जो होता है HGS होता है। पारा का अयस्क का सूत्र क्या होता है? HGS होता है, ठीक है। कौन हो गया? पारा का अयस्क हो गया सीने बार। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन कर रहा है? कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा धातु पढ़ चुके हैं? ये ग्रेफाइट जो है ये अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है और यह अधातु विद्युत का सुचालक या चालक, कंडक्टर, सुचालक, ठीक है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, सुचालक, ठीक है, होता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सोडियम की संयोजकता क्या होती है? तो देखिए सोडियम की संयोजकता हम लोग पढ़े थे कि सोडियम की संयोजकता क्या होती है? Na+1, यानी इसका जवाब हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले थे तो देखिए थे यहाँ पर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? +1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या जो होती है वह 19 होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या कह रहा है? पोटेशियम की परमाणु संख्या। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या जो होती है वह क्या होती है? पोटेशियम की परमाणु संख्या वह होती है पोटेशियम का पहले संकेत देख लेंगे, इसका संकेत क्या होता है? तो पोटेशियम का संकेत होता है कि, ठीक है, परमाणु संख्या की बात की जाए, परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या हो जाता है 19। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s1, ठीक है, पहला कक्षा, दूसरा, तीसरा, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो गया पोटेशियम का
प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो जाता है वह 1 हो जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है 1, ठीक है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1, और इसकी संयोजकता की बात की जाए तो +1 हो जाएगा पोटेशियम। इसका लैटिन नाम जो होता है, इसका पोटेशियम का लैटिन नाम जो होता है वह कैलियम होता है। क्या होता है? कैलियम होता है। लैटिन नाम क्या होता है? कैलियम होता है। इसलिए पोटेशियम की परमाणु संख्या पूछी जा रही है, कितना होगा? 19 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट, क्रायोलाइट जो है वो किसका है? बॉक्साइट, एल्युमिनियम, क्रायोलाइट किसका अयस्क हो जाएगा? एल्युमिनियम का। नहीं, एल्युमिनियम का है क्रायोलाइट अयस्क, ठीक है। 1 मिनट, कितना प्रश्न है? 64 नंबर प्रश्न कहता है, 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्रायोलाइट किसका अयस्क होता है? क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। इसका अयस्क हो जाएगा एल्युमिनियम का, ठीक है। ये हो गया एल्युमिनियम का अयस्क हो गया। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। कार्बन क्या है? तो देखिए कार्बन, कार्बन के बारे में देखेंगे। कार्बन, इसका संकेत जो होता है, कार्बन का संकेत जो हो गया वह C हो गया। परमाणु संख्या की बात करें, परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या 6 हो जाता है। और ये कार्बन जो है, ये कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 1s2 हो जाता है, और 2s2 और 2p ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाता है, ठीक है। और इसमें 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और यह एक प्रकार का क्या है? अधातु है। ये क्या है? अधातु है, ठीक है। इसका कार्बन क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। जवाब मेरा ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो देखिए बेंजीन क्या कह रहा है? बेंजीन कह रहा है, ठीक है। बेंजीन को हम लोग दूसरी भाषा में एरीन भी कहते हैं। एरीन, बेंजीन या एरीन कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है C6H6 हो जाता है। और इसका संरचना की बात करें, बेंजीन की संरचना की अगर हम बात करें तो बेंजीन की संरचना हो जाएगी कार्बन, 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 ये बंद श्रृंखला बनाता है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन, 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 ठीक है। अब देखेंगे यहां पर कि बेंजीन में जो होता है वो ये देखिए डबल बॉन्ड वाला ये पाई हो गया, ये पाई हो गया, और ये पाई बॉन्ड हो गया। बाकी सब आप देख रहे हैं ये सिग्मा बॉन्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? बाकी सब सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो ये इसमें बेंजीन में पाई बॉन्ड अगर पूछा जाए, बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या अगर पूछ दी जाए तो बेंजीन में पाई बॉन्ड जो होता है वो होता है कितना? 3 होता है। और सिग्मा बॉन्ड पूछ दिया जाए, सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड देखिए एक यहाँ बॉन्ड है सिग्मा, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 12, यानी 12 हो गया। टोटल बॉन्ड पूछा जाएगा तो वो कितना हो जाएगा बेंजीन में? वो हो जाएगा कुल 15 हो जाएगा। तो यानी बेंजीन का अणुसूत्र क्या हो जाएगा? C6H6। और ये भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछ दिया जाएगा तो ये होगा 6:6 हो जाएगा, यानी कट का आ जाएगा 1:1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होती है। तो देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, सबसे पहले समझेंगे कि वायु जो है, वायु एक प्रकार का गैसों का मिश्रण है। ये क्या है? मिश्रण है। किसका? गैसों का मिश्रण है। और इसमें नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन गैस जो होता है वह 78% के करीब पाया जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो होता है वह 21% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह पाया जाता है 0.03% के करीब पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? 0.03
3% हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन को कहते हैं। किसको कहते हैं? मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4। CH4 इसको क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। मीथेन कहते हैं, सरलतम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन, सरलतम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके बाद इसको बायोगैस का मुख्य घटक कहते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक कहते हैं। और गोबर गैस भी इसी को कहा जाता है। गोबर गैस भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या जवाब होगा? सरलतम हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। और मीथेन की संरचना की अगर बात कर ले हम, इसकी मीथेन की संरचना की अगर बात करें, मीथेन की संरचना की बात करें तो मीथेन की संरचना हो जाती है ये। ठीक है, तो मीथेन की संरचना हो गई। अब मीथेन में कुल 100 संयोजी बंधन पूछ दिया जाएगा। 100 संयोजी बंधन। मीथेन में कुल 100 संयोजी बंधन कितना होगा? मीथेन में कुल 100 संयोजी बंधन जो हो जाएगा वह 100 संयोजी बंधन पूछ दिया जाएगा तो क्या हो गया? 100 संयोजी बंधन 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मीथेन में कुल 100 संयोजी बंधन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। और सरलतम हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का समान सूत्र जो होता है ये होगा। एल्केन का समान सूत्र क्या हो गया? एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n + 2 होता है। एल्केन का समान सूत्र होता है एल्केन का समान सूत्र क्या हो गया? CnH2n + 2 हो जाता है। और एल्कीन की बात अगर हम करें, एल्कीन की समान सूत्र की बात करें तो एल्कीन का समान सूत्र जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, तो ये आप देख रहे हैं ना, ये एल्काइन हो जाता है। एक मिनट इसको देखेंगे, यहां पर देखिए, अब यहां पर हम बता देते हैं। आप देखिए यहां पर, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, ये एल्काइन हो गया। ये क्या हो गया? एल्काइल हो गया। ये हो गया एल्केन हो गया। ठीक है, और ये हो गया एल्काइन हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, एल्काइन हो गया। ठीक है, और ये किसी का सूत्र नहीं है। तो आप यहां पर देखिए, एल्केन का समान सूत्र क्या होगा? CnH2n। ठीक है, CnH2n + 2 एल्केन हो गया। और एक और छूट रहा है, एल्कीन। एल्कीन का समान सूत्र अगर पूछ दिया जाए तो इसका समान सूत्र होगा Cn और H2n होगा। ठीक है, तो एल्केन में किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच जो होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड होता है। और एल्काइन में किन्हीं दो कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एल्कीन में किन्हीं दो कार्बन परमाणु के बीच जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, इसका जवाब हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जैसा कि सभी को जानते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ये हो गया ग्लूकोज। इसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोज बोलेंगे। ग्लूकोज के साथ साथ हम इसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि इथेन में कितने सहसंयोजी बंधन होते हैं? तो सबसे पहले आप समझेंगे कि इथेन यहां जो कहा जा रहा है, तो इथेन का अणुसूत्र जो होता है वह होता है C2H6 होता है। इसकी संरचना जब हम लिखेंगे, इथेन की संरचना जो लिखेंगे, तो इथेन की संरचना हो जाएगी कार्बन, ये अल्केन समूह का, अल्केन ग्रुप का यौगिक है। आप यहां पर गिन लीजिए अब। ठीक है, अब इसमें कितने सहसंयोजी बंधन आ रहे हैं आप यहां पर देखेंगे कि सहसंयोजी बंधन गिनेंगे। यहां पर देखेंगे 1, यहां 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका जवाब मेरा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मीथेन में कितने सहसंयोजी बंधन होते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे मीथेन। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। किसकी संरचना है? मीथेन है। ये क्या है? मीथेन है। मीथेन है। और मीथेन में कितने हो गए? 4 बॉन्ड हो गए। ये हो गया 4 सहसंयोजी बंधन हो गया इसका जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एल्काइन कौन है? देखिए, एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? एल्काइन कह रहा है
CnH2n एल्काइन का सामान्य सूत्र की अगर हम बात करें तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। CnH2n-2, n का वैल्यू यहाँ पर देखिए सब जगह 2 दिख रहा है, तो जैसे यहाँ n का वैल्यू 2 रखेंगे तो C2 क्या हो जाएगा, C2 H 2 गुने 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा C2H4 -2 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा C2H2। C2H2 कहाँ दिख रहा है, ये हो गया C2H2, क्या हो गया, ये एल्काइन हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, एसीटिलीन कहते हैं, एसीटिलीन कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एसीटिलीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व जो होता है वो कार्बन होता है। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व क्या होता है, कार्बन, जो एक प्रकार की अधातु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होता है वह होता है हीरा होता है। सबसे कठोर चलिए देखेंगे, चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन कह रहा था निम्न में किस हाइड्रोकार्बन में त्रिआबंध होते हैं, तो त्रिआबंध किस में दिख रहा है, ये वाला, ये यानी हो गया कौन सा, ये वाला ऑप्शन हो गया आपका C3H4, यानी इसको हम क्या कहते हैं, इथाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं, तो इथाइन प्रोपाइन बोलेंगे इसको, सॉरी क्या बोलेंगे, प्रोपाइन बोलेंगे इसको, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रोपाइन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन होता है। कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक जो होता है ये होता है CO, ठीक है। कार्बोनिल का ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये कार्बोनिल हो गया, ठीक है, या CO ऐसे ही हो गया इसका क्रियाशील समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है कि CnH2n किसका सामान्य सूत्र है, तो CnH2n सामान्य सूत्र जो है एल्कीन का होता है। किसका होता है, एल्कीन का होता है। इसका होता है CnH2n+2 होता है, इसका क्या हो गया CnH2n, और इसका हो जाएगा एल्काइन का CnH2n-2 हो जाता है, इसका CnH2n-2 हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या कर रहा है, इसका जवाब क्या हो गया, एल्केन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि OH क्रियाशील मूलक क्या कहलाता है, OH अल्कोहल कहलाता है, एल्कोहल या एल्कोहल के ये OH, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है सिंगल बॉन्ड CHO, यानी इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको स्ट्रक्चर, या अल्काइल समूह यहाँ पे बैठा सकते हैं RC+OH हो गया, यानी एल्डिहाइड है। ये क्या है, किस अभिक्रियाशील मूलक क्या कहलाता है, एल्डिहाइड कहलाता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि मीथेन किसका उदाहरण होता है, तो मीथेन जो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अर्थात यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र कह रहा है, चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है C12H22O11 होता है, ये चीनी का रासायनिक सूत्र हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे क्या कह रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप एसिड समूह क्या होता है, कार्बोक्सिलिक होता है। कार्बोक्सिलिक जो होता है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड C+O OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखते क्या कहता है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, तो कार्बोनिल समूह जो होता है ये सिंगल बॉन्ड ये हो गया CO वाला कार्बोनिल समूह हो गया। इससे पहले वाला क्वेश्चन में देखेंगे वो क्या क्वेश्चन कर रहा था, इससे पहले वाला कह रहा था क्वेश्चन मीथेन, इससे पहले ये हो गया, ये क्या कर रहा था, OH हो गया, ये हो गया कार्बोनिल, सेम क्वेश्चन था, इसलिए जवाब इसका क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा, ठीक है, कार्बोनिल, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा। इथाइल अल्कोहल जो होता है इथाइल C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल अल्कोहल, इथाइल एल्कोहल बोलेंगे इसको, इथाइल एल्कोहल, या इसी को IUPAC में हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्लोरीन किसका प्रूफ है, हम पढ़ चुके हैं, कार्बन का प्रूफ है। फ्लोरीन किसका प्रूफ है, कार्बन का प्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन की एल्काइल श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र क्या होता है, एल्काइन, आइन कह रहा था -2 वाला होगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, तो फॉर्मिक अम्ल जो होता है, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है
फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नाम जो होता है वह होता है मेथेनल होता है। क्या होता है? मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। और ये एसिटिक एसिड है। ये क्या है? एसिटिक एसिड। एथेनोइक एसिड जो है ये क्या है? एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड हो गया, ये एसिटिक एसिड हो गया एसिड। ठीक है। और ये मेथेनोइक अम्ल जो है ये लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी में पाया जाता है। और ये एसिटिक अम्ल जो देख रहे हैं ये सिरिका में पाया जाता है, सिरिका में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है 91 क्वेश्चन कह रहा है कि एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का समान सूत्र क्या है? एल्कीन कह रहा है, एल्कीन का ये हो गया समान सूत्र। एल्कीन का क्या हो? CnH2n हो गया। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? एल्काइन का समान सूत्र कह रहा है। एल्काइन का समान सूत्र ये हो गया आयन, ये हो गया एल्काइन का। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये बहुत आसान प्रश्न है। हाइड्रोकार्बन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन में एकल बंधन भी होता है, द्विबंधन भी होता है, त्रिबंधन भी होता है। इसका जवाब हो जाएगा इनमें सभी। हाइड्रोकार्बन में सब होगा, एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहता है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज का क्या कर रहा है? ग्लूकोज कह रहा है। तो ग्लूकोज का सूत्र देखेंगे क्या होता है? C6H12O6। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? इसमें 6 ऑक्सीजन है। क्या हो जाएगा जवाब मेरा? 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में आवर्त जो होते हैं ना, आवर्त ऐसे, ये आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। और आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ या उदग्र कतार को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो क्षैतिज कतारों की संख्या जो होती है वह कितना होती है? 7 होती है। ठीक है, क्या होती है? 7 होती है। वर्ग की संख्या पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो निम्नलिखित में कौन अधातु है? कार्बन जो है क्या है? अधातु है। रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो आवर्त सारणी में कुल, आधुनिक आवर्त सारणी में, ये आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? वह होते हैं 18 होते हैं। और मोसले, आधुनिक आवर्त सारणी का जो खोज किया था, इसकी खोज जो किया था वो मोसले ने किया था। मोसले ने, आधुनिक आवर्त सारणी का किसने खोज किया था? मोसले ने, या दीर्घ आवर्त सारणी के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो यह आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होंगे? तो मेंडलीव के अनुसार अगर पूछा जाएगा, मेंडलीव के अनुसार अगर पूछ दिया जाए तो मेंडलीव के अनुसार वर्ग जो होते हैं वह होता है, मेंडलीव के अनुसार वर्ग हो गया 9। और क्या बोलते हैं उसको? आवर्त, पीरियड जिसको बोलते हैं, आवर्त जो होता है वह होता है 7। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। 98 नंबर प्रश्न कहता है कि अक्रिय गैस का, तो अक्रिय गैस कौन है? तो यहां पर देखिए अक्रिय गैसों की श्रेणी होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन। इसकी परमाणु संख्या की अगर बात करें तो इसका परमाणु संख्या जो होता है 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है और इसका 86 होता है। तो ये हीलियम जो आप देख रहे हैं ये क्या है? अक्रिय गैस है। और इसका बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1s, इसका हो जाएगा 1s2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 99 नंबर प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग जो होते हैं वह, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या जो है 18 है। कितनी है? 18 है। रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निष्क्रिय गैस कौन है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है। निष्क्रिय गैस कौन है? हीलियम है। हीलियम क्या है? निष्क्रिय गैस है हीलियम। हीलियम क्या है? निष्क्रिय गैस है या अक्रिय गैस इसको बोल। निष्क्रिय को हम क्या कह सकते हैं? अक्रिय भी कहते हैं, अक्रिय कहते हैं, नोबुल कहते हैं, उत्कृष्ट कहते हैं, उत्कृष्ट कहते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट गैस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसे शून्य वर्ग में रखा गया है। ठीक है, शून्य वर्ग में अक्रिय गैसों को कहां रखा गया है? शून्य वर्ग, शून्य वर्ग में रखा गया। कहां रखा गया है?
इसको रखा गया शून्य शून्य या 18वां वर्ग में रखा गया, अंतिम वर्ग में रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को कहां रखा गया? शून्य वर्ग में। इसका 72 विन्यास से शून्य वर्गों का यानी अक्रिय गैसों का 72 विन्यास जो होता है वह 72 विन्यास की अगर हम बात करें तो 72 विन्यास होता है NH2 और NP6 होता है। इसका अक्रिय गैसों का 72 विन्यास होता है। केवल एक हीलियम को छोड़कर, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं क्या कहता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह कितने हैं? ये भी बार बार क्वेश्चन आ रहा है। समूह या वर्ग कहिए कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या जो होती है, ये कैल्शियम हो गया, ये आप देख रहे हैं ये फास्फोरस हो गया, ये क्लोरीन हो गया और ये आर्गन हो गया। ठीक है, तो ये फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? फास्फोरस की परमाणु संख्या के कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह कौन है? शून्य समूह अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किए हैं। हीलियम क्या है? शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह। ठीक है, ये क्या है? शून्य समूह है। ठीक है, शून्य समूह का तत्व है। शून्य को ही क्या कहते हैं? वर्ग 18 भी कहते हैं। वर्ग 18 का तत्व है। आपका जवाब हीलियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अमोनिया के एक अणु में अमोनिया की सूत्र की बात करता है। अमोनिया HNO3 होता है। अमोनिया का सूत्र हो जाएगा NH3। ये हो गया आपका अमोनिया। ये क्या हो गया? अमोनिया हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका अमोनिया। और अमोनिया में क्या कह रहा है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन की चर्चा पहले है एवं हाइड्रोजन की चर्चा बाद में है। नाइट्रोजन एगो है और हाइड्रोजन कितना है? 3 है, यानी 1:3 हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में अपने आवर्त सारणी में मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था। ठीक है, यानी ऑप्शन इसका दूसरा जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम के अभी देखें तो हीलियम परमाणु संख्या 2 होता है और 1s2 यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 हो गया। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग जो होता है, आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग का 72 विन्यास जो होता है वह NH2 होता है। और आवर्त सारणी के प्रथम जो वर्ग होता है उसका 72 विन्यास क्या होता है? वह 72 विन्यास NS1 होता है। NS1। ठीक है, NS1 होता है और इसे कहा जाता है क्षारीय धातु कहा जाता है। क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, एल्काली मेटल कहते हैं। जिस तत्व का 72 विन्यास NH2 होता है, जिस तत्व का 72 विन्यास NH2 होता है उसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो इसका जवाब क्या? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य क्या होता है? तो प्रथम वर्ग का सदस्य क्षारीय धातु होता है और दूसरा वर्ग की अगर हम बात करें तो दूसरा क्या हो जाएगा? क्षारीय मृदा धातु हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि समूह 13 के से 18 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है? ये पी ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक। 13 से 18 तक क्या कहते हैं? पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। मेरा जवाब क्या होगा? 13 से 18 के बीच कहां रखा गया? 13 से 18 जो हो गया वो पी ब्लॉक हो गया। ठीक है, 1 से 2 जो हो गया ये एस ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक। ठीक है, और आप देख रहे हैं 3 से लेकर जो हो गया 3 से लेकर 12 तक ये हो गया डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का तत्व हो गया। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम अक्रिय तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था ना। न्यूलैंड्स ने समान गुण वाले तत्वों को उनको बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में सजाया और कहा कि कहीं से प्रारंभ करने पर पहले 8वां तत्व का गुण पहले तत्व के समान गुण वाले होते हैं। जैसा कि संगीत का 8वां स्वर पहले
पहले स्वर के समान होता है, जैसे सारे ग म प ध नि सा संगीत के स्वर पर आधारित था। तो ये अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड्स ने किया था। किसने किया था? न्यूलैंड्स ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 111 नंबर प्रश्न का था कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं का आकार क्या होता है? आवर्त सारणी में क्वेश्चन क्या कहा कि आवर्त सारणी में 111 नंबर प्रश्न कहता है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के ये उदग्र स्तंभ हुआ और ये आपका क्षैतिज स्तंभ हुआ। तो क्षैतिज स्तंभ को कहते हैं आवर्त और इसको कहते हैं वर्ग, या इसी को कहते हैं समूह, या इसी को क्या कहते हैं? ग्रुप। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? उदग्र स्तंभ पूछ रहा है तो उदग्र स्तंभ को क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार था परमाणु संख्या पर आधारित था। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं, परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसका जवाब ये हो जाएगा परमाणु संख्या। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्या अगला प्रश्न कहता है कि आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? तो दाईं ओर रखा गया तत्व जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ये होगा अधातु। ये दाईं तरफ जो रखा गया है, दाईं तरफ जो रखते हैं, दाईं तरफ जो हो गया वो धातु होगा। ठीक है, और बाईं तरफ जो कह रहा है, सॉरी दाईं तरफ जो हो गया, गलत दिख रहे हैं हम, मिस्टेक है। बाईं तरफ की बात आती है आवर्त सारणी में, बाईं तरफ जो रखेंगे, लेफ्ट साइड में जो रखेंगे, बाईं तरफ जो रखेंगे वो बाईं तरफ इस साइड में रखेंगे वो होगा धातु। क्या होगा? धातु होगा। और दाईं तरफ की जब हम बात करते हैं, दाईं तरफ की अगर हम बात करें तो दाईं तरफ क्या होगा? अधातु होगा। तो प्रश्न क्या कहा कि आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाएंगे? तो दाईं ओर वाला क्या कहला रहा है? अधातु कहला रहा है, यानी मेरा जवाब क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? फिर से ये क्वेश्चन आ गया। क्षैतिज कतार क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। और इसकी आवर्तों की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में 7 है और मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी आवर्तों की संख्या कितनी थी? 7 ही थी। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सल्फर परमाणु की बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सल्फर का परमाणु, सल्फर का संकेत S होता है और परमाणु संख्या 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। पहला कक्षा, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो गया अंतिम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 6 हो गया सल्फर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन जो होता है उसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की, क्लोरीन जो हो गया, क्लोरीन परमाणु संख्या 17 हो गया। 1s2, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। पहला, दूसरा, तीसरा, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। तो इसका जवाब क्या होगा? अंतिम कक्षा में पूछ रहा है तो 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 7 हो गया। संयोजकता अगर पूछती, इसकी संयोजकता, अगर इसकी संयोजकता पूछ दी जाए तो संयोजकता कितनी होगी? वह हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? जवाब 7 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो 2n स्क्वायर कहाँ है? ये रहा 2n स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्या प्रश्न कहता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है?
ठीक है। 119 नंबर प्रश्न कहता है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है, वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। अगला कह रहा है बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन को कहते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक किसको कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो हो जाएगा आप बताएंगे मेथेन होगा कि ब्यूटेन होगा कि एसिटिलीन होगा कि बेंजीन होगा, जरा बताएंगे क्या होगा इसका जवाब। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो होता है मीथेन को कहा जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक किसको कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। सूत्र CH4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन जो है ना वो कोयला है। कोयला और पेट्रोलियम को प्राकृतिक संसाधन माना गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन कहता है, दूसरा कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा कहता है जलवाष्प और चौथा कहता है तो इसमें ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। और उसके बाद देखेंगे इंदिरा गांधी नहर किस प्रदेश में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर किस प्रदेश में स्थित है, तो ये हो जाएगा राजस्थान में। क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी क्या क्वेश्चन कहा, इंदिरा गांधी नहर किस प्रदेश में स्थित है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा कि राजस्थान में। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहां पर देख लेंगे हम। 125 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो लास्ट मेरा प्रश्न होगा। आप देखेंगे कि क्वेश्चन कहता है कि CH3Cl का IUPAC नाम क्या है। ठीक है, CH3Cl का IUPAC नाम क्या है, तो देखिए CH3Cl का IUPAC नाम जो होता है वह नाम हो जाता है क्लोरोमीथेन नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है, क्लोरोमीथेन। और ये क्लोरोमीथेन जो हो गया इसका कैसा नाम हो गया, IUPAC नेम हो गया। और कॉमन नाम की अगर बात करें, कॉमन नाम की बात करें, CH3Cl का कॉमन नाम की अगर बात करें तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल क्लोराइड हो जाता है। क्या हो जाता है, मिथाइल क्लोराइड हो जाता है, मिथाइल क्लोराइड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपका क्लास आज यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।